हमारे पास अगर लेट्स से मेरे पास लिखा हुआ है 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, ठीक है। अब मुझे अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मुझे अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैं कभी भी अपनी कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकता अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन ना हो, ठीक है। अगर मेरे पास दो फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं तो मैं अपनी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता। मेरे पास इक्वेशन में या तो सिर्फ साइन होना चाहिए या सिर्फ कॉस होना चाहिए। तो मैं अगर मेरे पास ये चीज़ लिखी हुई है तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे इसको सिंगल फंक्शन के अंदर लाना पड़ेगा। और सिंगल फंक्शन के अंदर कैसे लाएंगे? सिंगल फंक्शन के हम ऐसे लाएंगे, हम इसको चेंज कर देंगे आर साइन थीटा प्लस एल्फा में, ठीक है। अब देखो इसको चेंज करने का भी ये है कि मैंने यहाँ पे आर साइन थीटा प्लस अल्फा क्यों लिखा, आर कॉस थीटा प्लस अल्फा क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन लिखी है उसमें पहले क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा है, इसलिए मैं इसको चेंज करूंगा साइन थीटा में। अगर मुझे इसको चेंज करना होगा कॉस में तो कॉस के साथ आता है थीटा माइनस अल्फा। साइन में अगर चेंज कर रहे हो तो थीटा प्लस अल्फा आएगा, कॉस में अगर चेंज कर रहे हो तो थीटा माइनस अल्फा आएगा। ऑल्दो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको किस चीज में चेंज करना है, लेकिन ये चीज पता होना जरूरी है कि जो आप कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। तो अगर हम साइन में चेंज करते हैं तो हम प्लस लगाते हैं, अगर हम कॉस में चेंज करते हैं तो हम माइनस लगाते हैं। और अगर हम साइन में चेंज कर रहे हैं तो पहली चीज जो लिखी होनी चाहिए वो साइन होनी चाहिए, और अगर कॉस में चेंज कर रहे हैं तो पहली चीज हमारे पास कॉस वाली लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर है? जी सर। अब मुझे चेंज करना है 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा को आर साइन थीटा प्लस अल्फा में, ठीक है। अब पहले लंबा वाला मेथड करते हैं, ठीक है, उसके बाद इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अगर मैं इसको साइन रूल से एक्सपेंड करता हूं तो क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा। साइन थीटा। आर मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये हो गया आर साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस आर कॉस अल्फा साइन थीटा, और ये इक्वल है 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। मुझे बताओ ये साइन थीटा का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, साइन थीटा के साथ क्या क्या लिखा हुआ है, आर कॉस आर अल्फा लिखा लिखा है। हुआ है, और यहाँ पे साइन थीटा के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि आर कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 2, लिख सकता हूँ ना। लिख सकता और हूँ। यहाँ पे साइन थीटा के साथ लिखा हुआ है आर कॉस अल्फा, ठीक है। एक मिनट, हमने जी। कॉस अल्फा नहीं, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया ना, देखो आर कॉस थीटा साइन अल्फा हो गई। यहाँ पे कॉस थीटा के साथ लिखा हुआ है आर साइन अल्फा, और यहाँ पे कॉस थीटा के साथ लिखा हुआ है 3, तो वी कैन राइट इट एज आर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 3। अब अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड्स पे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 4 एंड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 9। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4, ठीक है, 4 प्लस 9 या जो भी। अगर मैं आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 13 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। 1। तो ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9 एंड आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9। आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट 13, ठीक है।
तो ये हुआ क्या, इतना लंबा 3 हमने वर्किंग अच्छा किया, लेकिन इन द एंड हम कर क्या रहे हैं, आर की वैल्यू निकालने के लिए हम ये कर रहे हैं कि अंडर रूट ऑफ जो भी साइन थीटा के साथ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर प्लस जो भी कॉस थीटा के साथ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, ये आ गया r इज इक्वल टू अंडर रूट 13। तो जब भी हमें r की वैल्यू निकालनी होगी हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर a is this a sin theta plus b cos theta। ठीक है, दोनों के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ होगा हम उसका स्क्वायर करके उनको ऐड करेंगे और अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जी अच्छा सर ये तो हो गया r। अब इन्हीं दो चीज़ों को लेते हैं और अल्फा निकालते हैं। r cos अल्फा इज इक्वल्स टू 2 r sin अल्फा इज इक्वल्स टू 3 3। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, r sin अल्फा डिवाइडेड बाय r cos अल्फा, तो ये हो जाएगा 3/2। सही है, पहले साइन क्यों किया? क्योंकि साइन क्योंकि अपॉन कॉस क्वेश्चन में मेरे जो पास था 10 साइन, बन जाता है। अच्छा सही है। r से r कैंसिल हुआ, ये हो गया tan अल्फा इज इक्वल्स टू 3/2। और अल्फा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/2। ठीक है, तो 3 क्या है, 3 है मेरे पास cos थीटा का कोफिशिएंट और 2 है मेरे पास sin थीटा का कोफिशिएंट। तो अगर मेरे पास लिखा हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, मुझे अगर अल्फा निकालना है तो अल्फा विल ऑलवेज बी tan इनवर्स b अपॉन a। बात समझ आई? जी सर तो हमें जब भी r निकालना होगा हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, हमें अल्फा निकालना होगा हम tan इनवर्स b अपॉन a करेंगे। अब अगर इक्वेशन में माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तब भी हमारी वैल्यू सेम ही रहेंगे, हम हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और tan इनवर्स b अपॉन a करेंगे, माइनस साइन को इनकॉर्पोरेट नहीं करना। ठीक है, जो भी वैल्यू हो हमें पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है। ठीक है, क्लियर है? जी सर क्या? अब क्वेश्चन देखो ये वाला, एक्सप्रेस साइन कॉस थीटा प्लस 24 साइन थीटा इन द फॉर्म दिस। मुझे r की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये आ जाएगा 25। 25 r की वैल्यू 25 आ गई। 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा, 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे पहले कॉस लिखा हुआ है तो उसने हमसे कॉस में ही चेंज करवाया है। r की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 25, और अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स 24/7, tan इनवर्स 24/7। अच्छा कैलकुलेटर देख लेना रेडियन या डिग्री में। देखो यहाँ पे इसने मुझे अल्फा बोला है 0 से 90 डिग्रीज, मतलब अल्फा की वैल्यू डिग्रीज में देनी है, तो अपने कैलकुलेटर्स को डिग्रीज में करेंगे और अल्फा आ जाएगा 73.7 73.7। ठीक है, डिग्रीज। तो ये हमारा चेंज हो गया 25 cos थीटा माइनस 73.7। ठीक है, ठीक है सर। ये तो हो गया पार्ट 1। आगे बोल रहा है हैंस सॉल्व द इक्वेशन दिस इज इक्वल्स टू 15, यानी इस चीज को इसने एक तरीके इक्वल से कर दिया। सॉल्विंग वाला है ना। जी सर बोल रही हो? नहीं इक्वल्स टू 15। अब देखो हमने इसमें चेंज इसीलिए किया था क्योंकि हमारे पास अगर ये इक्वेशन ऐसी लिखी हुई है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें साइन और कॉस दोनों है, हमें कोई एक फंक्शन चाहिए होता है, इसलिए हमने इस इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में चेंज कर दिया था। तो अब मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ 25 cos थीटा माइनस 73.7, राइट।
is equals to 15. इज इक्वल्स टू 15। अब मैं 15 डिवाइडेड बाय 25 कर दूंगा, इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस 73.7, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 73.7 इज इक्वल्स टू 15/25 आ गया 3/5। अब जो हमने एंगल्स पढ़े थे एएस में वही वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएंगे। थीटा की वैल्यूज हैं 0 से 360 तक, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास थीटा माइनस 73.7 है, तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी होती है, अगर हमारे पास एंगल के अलावा कुछ और लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम उस एंगल की रेंज ऑफ वैल्यूज चेंज करते हैं। थीटा की वैल्यू 0 से 360 हैं, तो थीटा माइनस 73.7 की वैल्यूज क्या होंगी? We will subtract it from 360. देखो यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यूज है ना 0 से 360 तक, मुझे थीटा माइनस 73.7 की वैल्यूज देखनी है, क्योंकि यहाँ पे एंगल 73 थीटा माइनस 73.7 है, ठीक है। तो पहले मुझे थीटा माइनस 73.7 की वैल्यूज देखनी पड़ेंगी कि कहाँ से कहाँ तक एक्सेप्टेबल है। तो ये करने का ये तरीका होता है कि हमारे पास ओरिजिनल थीटा की वैल्यू 0 से 360 तक है, हम थीटा की जगह पे एक दफ़ा 0 रख दें और एक दफ़ा 360 रख दें, तो हमारे पास थीटा माइनस 73.7 की वैल्यूज आ जाएंगी। ये वाली बात समझ आई? जो भी ओरिजिनल रेंज की वैल्यूज हैं वो हम एंगल की जगह पे रख देंगे और हमारे पास जो भी दूसरी चीज़ है उसकी रेंज आ जाएगी। तो ये जाएगा माइनस 73.7 और 360 माइनस 73.7, ये गया 286.3। अब मुझे जो अपने यहाँ से जो मैं एंगल्स निकालूंगा वो माइनस 73.7 और 286.3 तक होने चाहिए। सबसे पहला काम क्या करते हैं एंगल निकालने के लिए? सबसे पहला हम काम करते हैं, हम बेसिक एंगल निकालते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा होता है, तो सबसे पहले हम बेसिक एंगल निकालते हैं। बेसिक एंगल इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5। और बेसिक एंगल निकालने के लिए हम यहाँ पे जो साइन होती है वो इग्नोर करते हैं। अगर यहाँ माइनस भी होता तब भी मैं प्लस ही लेता, ठीक है। माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस या माइनस होता है वो हमें क्वाड्रेंट बताता है कि कौन से क्वाड्रेंट के एंगल्स चाहिए। तो सबसे पहले हम साइन को इग्नोर करके एंगल निकालें, विच इज 53.13। ये मेरा बेसिक एंगल आया है। मुझे कौन से क्वाड्रेंट्स देखने हैं कॉस के लिए? हाँ, Sir, 1 and 3 all positive or 1 and cos 3, positive ना? 1 and 3। सर आप मुझे क्या पता आपने 1 नहीं 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 2 and 3 2 सर जो and A 3 और C आपने किस टाइप की नंबरिंग की हुई है? भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। हाँ यूं तो करते फर्स्ट में हैं। ऑल पॉजिटिव होते हैं ना हाँ, जी, एंटी तो फर्स्ट में क्लॉकवाइज ऑल पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव, जी, तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है और दूसरा यस, कौन सा? और कॉस पॉजिटिव सर। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर आता है हमारे पास थीटा, तो एक एंगल हमारे पास आ गया थीटा माइनस 73.7 का 53.13। दूसरा एंगल आएगा 360 माइनस करके, तो 360 माइनस 53.13 होता है हमारे पास 306। क्या ये आंसर हम इंक्लूड कर सकते हैं अपना उसमें? It is in the range from 0 to 360. बट इट इज नॉट इन द रेंज ऑफ थीटा माइनस 73.7, इसीलिए तो ये निकाली थी। ओह हम यहाँ नहीं पे तो फिर नहीं कर सकता। हम यहाँ पे जो एंगल्स निकाल रहे हैं वो सबसे पहले थीटा माइनस 73.7 के निकाल रहे हैं।
बिल्कुल एंड में जाके हम थीटा की वैल्यूज निकालेंगे तो वो 0 से 360 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन जब थीटा माइनस 73.7 के एंगल्स निकाल रहे हैं तो वो इस रेंज के अंदर होने चाहिए, तभी तो हमने रेंज चेंज करी थी अपनी, क्योंकि हम जो ये वाले एंगल्स निकालेंगे वो इस रेंज के अंदर देखेंगे। तो ये 306.87 रेंज से आउट है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, और कोई एंगल आ सकता है? हमारे पास नेगेटिव एंगल भी है, तो नेगेटिव क्वाड्रेंट्स नहीं देखेंगे? जी देखेंगे। देखेंगे। नेगेटिव क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? नेगेटिव क्वाड्रेंट्स में हम पॉजिटिव में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, नेगेटिव में हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा ASTC तो सेम ही रहता है। यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो ये थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा क्वाड्रेंट्स घूम जाते हैं पूरे, और सबके साथ माइनस आ जाता है क्योंकि नेगेटिव एंगल्स हैं। ये बात पता थी या नहीं? जी सर पता थी। अब मुझे क्वाड्रेंट्स फर्स्ट और ये क्वाड्रेंट्स तो यही देखने ना, फर्स्ट और 1A एंड C। तो A का सी जो एंगल, है, हाँ, अच्छा अब A जो है वो 360 माइनस थीटा है, तो ये वाला तो मुझे पता है कि रेंज से बाहर ही चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव की रेंज मेरी सिर्फ 73.7 तक है। और यहाँ का आंसर क्या आएगा? यहाँ का आंसर आ जाएगा -53.13, विच इज इन द रेंज, राइट? यस। तो मेरे पास थीटा माइनस 73.7 के दो आंसर्स आ रहे हैं, 53.13 एंड -53.13। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना इस तरह के क्वेश्चन में, वो रेंज चेंज करना है। अगर चेंज नहीं करोगी तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला काम रेंज चेंज करना है, तो इसको ध्यान रखना है इस बात का। 53.13 प्लस 73.7, ये हो गया 126.83, और इसी तरह -53.13 प्लस 73.7, ये हो गया 20.57। ये दो आंसर आ जाएंगे हमारे। ठीक है, जी सर। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो। साइन एक्स के, कॉस एक्स के और टेन एक्स के ग्राफ्स पड़े थे। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ये होता है साइन एक्स का ग्राफ। अच्छा, साइन एक्स को अगर हम उल्टा करते हैं तो वो क्या बन जाता है? 1/sin x cosec x बन जाता है। तो अगर मैं अपने ग्राफ को उल्टा कर दूंगा साइन एक्स के ग्राफ को, तो वो cosec x का ग्राफ बन जाएगा। उल्टा कैसे करते हैं? उल्टा हम ऐसे करते हैं कि हम इसको फ्लिप कर देते हैं। कैसे फ्लिप करेंगे? हमारा ग्राफ ये बना हुआ है, हम इसको यूं बना देंगे, और ये यूं बना हुआ है, हम इसको इस तरह से बना देंगे। तो हमने ये ग्राफ अपना रिवर्स कर दिया, अपना फ्लिप कर दिया, तो ये हमारा ग्राफ बन गया cosec x का। तो ये कैसा ग्राफ है? तो ज्वाइन ही नहीं करा कहीं? नहीं कर रहा, भले नहीं कर रहा। हाँ, हाँ, बट दिस डजंट मेक सेंस। अभी मतलब सेंस अगर हमसे cos x ग्राफ कहने को कहें तो पहले हम sin x ग्राफ बनाएंगे और फिर इसको यूं बस उल्टा कर देंगे। नहीं बनाओ ना दूसरा ग्राफ, इस यूं बना दो बस डायरेक्ट, ये बन गया ग्राफ। ओह, इसकी लॉजिक सुनो अब कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, साइन 90 क्या होता है?
साइन 90 क्या होता है? सर 1 होता है। 1 होता है। कोसेक 90 क्या होगा? यानी 1 अपॉन साइन 1 90 over और which 1 is अपॉन 1 1 होता 1 है। ठीक है, hmm, तो यानी जो साइन पे 1 की 90 पे वैल्यू है वही कोसेक की भी 90 पे वैल्यू है। ठीक है ना? साइन अच्छा 0 कितना होता है? 0 से स्टार्ट करते हैं ना। साइन 0 कितना होता है? 0 ही होता है। 0 होता है। लेकिन कोसेक 0 क्या होगा? 1 अपॉन साइन 0। और 1 अपॉन साइन 0 का 0 क्या मतलब है? 0 1 अपॉन 0 का मतलब 0 होता है। हाँ, सर कुछ भी नहीं होता। 1 अपॉन 0 डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, एरर हो जाता अनडिफाइंड हो जाता है, एरर। जी सर वही। है। यानी मेरा कोसेक एक्स का ग्राफ 0 के ऊपर टच करेगा ही नहीं। तो ये देखो, हमने यहाँ से इसको स्ट्रेट बनाया हुआ है, यानी 90 पे 1 और 0 पे टच नहीं होना चाहिए। ठीक है? जी सर। और साइन 180 कितना होता है? 0 होता है। तो कोसेक 180 क्या होगा? 1 अपॉन साइन 180, और 1 अपॉन साइन 180 का मतलब है 1 अपॉन 0 विच इज एरर। यानी मेरा कोसेक एक्स का ग्राफ 180 के ऊपर भी टच नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ से भी इसको एसिम्प्टोट की तरह लेके आएंगे। तो ये शेप बन गया। सही। इसी तरह 360 पे मेरा साइन एक्स का ग्राफ 0 होता है, लेकिन कोसेक एक्स का ग्राफ एरर देगा। तो जहां जहां साइन एक्स का ग्राफ 0 होता है वहां वहां कोसेक एक्स के ग्राफ पे एसिम्प्टोट बन जाता है। समझ आई बात? जी सर। अच्छा, इसी तरह हमें अगर बनाना होगा सेक एक्स का ग्राफ, तो कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है? 1 over sin x का ग्राफ उल्टा होता है। कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। मुझे अगर बनाना है सेक एक्स का ग्राफ तो वो इसका उल्टा होगा। अच्छा, जहां जहां साइन 0 है, ये क्या करिए? सॉरी सर, आई वाज चेकिंग समथिंग। अच्छा, यहाँ पे मेरा ग्राफ कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। जी सर। तो सेक 0 कितना होगा? सेक 0 का मतलब 1 अपॉन कॉस 0 और 1 अपॉन 1 का मतलब 1। यानी मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट दोनों ग्राफ्स का सेम होगा। जहाँ कॉस 1 है, ये ग्राफ 1 पे है, वहीं सेक का ग्राफ भी 1 पे ही होगा। जहाँ जहाँ मेरा कॉस का ग्राफ 0 है वहाँ वहाँ एसिम्प्टोट बन जाएगा, क्योंकि साइन में भी बना था। अच्छा और 360 पे 1 होता है तो सेक एक्स का ग्राफ भी 360 पे 1 ही होगा। और ये मेरा ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। -1 पे भी 1 पे ही होगा। -1 पे जो कॉस का ग्राफ है वही सेक का भी होगा। सेक एक्स का ग्राफ का शेप किस तरह बन गया? ठीक है, क्लियर है? जी सर। अब बनाना है कॉट एक्स का ग्राफ, तो उसके लिए पहले tan एक्स का ग्राफ देखते हैं।
सर कितने ग्राफ बनाने हैं? अच्छा साइन कॉस कॉट। भाई साइन कॉस टेन तो देखे हुए थे ना, अब सेक कोसेक और कॉट का देखना है बस। ग्राफ के क्वेश्चन वैसे आते नहीं है B3 में, बहुत कम। अच्छा 10x का ग्राफ कैसा होता है भाई? 10x का ग्राफ होता है 90, 180, 270 और 360। और ये 10x का ग्राफ होता है। अच्छा हम साइन और कॉस के ग्राफ को हॉरिजॉन्टल जैसे इस तरह फ्लिप करते हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे ले जाते हैं तो हमारे पास सेक और कोसेक बन जाता है। 10x के ग्राफ को हम दूसरी तरह फ्लिप करेंगे तो बनेगा। किस तरह फ्लिप करना पड़ेगा 10x के ग्राफ को? 10x के ग्राफ को हम इस तरह करेंगे कि ये मेरा 10x का इस तरह बन रहा है, तो मैं कॉट का इस तरह बना दूंगा। ये मैंने उल्टा कर दिया। ये वाला शेप मेरा यूं बन रहा है, मैं इसको यूं बना दूंगा। ये इस तरफ बना हुआ है, मैंने इसको यूं बना दिया। एंड ये 360 नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये इस तरह बन गया। ये कॉटेक्स का ग्राफ हो गया। कॉटेक्स के एसिम्पटोट्स चेंज हो जाते हैं। इसकी भी वही लॉजिक है कि 1 करके एरर आता है। जहाँ जहाँ 10x का ग्राफ 0 है वहाँ वहाँ कॉटेक्स के ग्राफ पे एसिम्पटोट है, बस। सही है। कॉट का बना लेते हैं अलग से यहाँ पे। ये कॉटेक्स का ग्राफ है। ठीक है। लो